देखो अच्छा, हरिद्वार जिला, स्टार्ट करते हैं आज से ही। हरिद्वार जिला किस आकार का? भाई देखो ऐसे, कुछ इस प्रकार से हरिद्वार जिला है। ऐसा गोल सा है, हैं? हरिद्वार जिला, ठीक। जो ये हरिद्वार जिला है, इसका निर्माण कब हुआ था? मतलब ये हरिद्वार जिला गठन कब हुआ था हरिद्वार जिले का? 28 दिसंबर लिख लेना, 28 दिसंबर 1988 में, ठीक, हरिद्वार जिले का निर्माण हुआ था। हरिद्वार जिला एक ऐसा जिला है जो नदियों के निक्षेप के द्वारा बना है। नदियों के निक्षेप मतलब पता है ना, नदियाँ जो मिट्टी लेके आएगी उसी से निर्माण हुआ इस हरिद्वार जिले का और उधमसिंह नगर जिले का, ठीक। आता है मैदानी क्षेत्र में, ठीक। लिखियो बाद में, पहले सुन लो जरा। जो हरिद्वार जिला है, ये कोई तो इसका नाम हरिद्वार कहता है, कोई इसका नाम हरिद्वार कहता है, ठीक। जो विष्णु के उपासक हैं इसे कहते हैं हरिद्वार, सही मायने में हरिद्वार इसका नाम है, ठीक। और शिव की राजधानी की वजह से इसे शिव की राजधानी कहा जाता है। इसे कहते हैं हरद्वार। हर का मतलब शिव और हरि का मतलब विष्णु। हरिद्वार और हरद्वार दोनों अलग अलग चीज़ें, याद रखना, ठीक। लेकिन स्थान एक ही है। अगर हरिद्वार पूछेगा तो किसे कहते हैं? हरिद्वार, हरिद्वार को ही कहते हैं, ठीक भाई। जो ये हरिद्वार है, इसे सबसे पहले अगर हम बात करें, इसे चार धाम का द्वार कहा जाता है। चार धाम का प्रवेश द्वार, ऐसे लिखना, चार धामों का या चारों धामों का प्रवेश द्वार, ठीक। चारों धामों का प्रवेश द्वार यही हो गया, ठीक। अब लिखो जरा, तीर्थ स्थलों का द्वार। तीर्थ स्थलों का द्वार इसे ही कहा जाएगा, तीर्थ स्थलों का द्वार, ठीक। और क्या नाम है इसके? ठीक। अब लिखना जरा, इसे खांडव वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खांडव वन भी कहा जाता है। जो अलग से नाम है वो सुन लो जरा। चार धाम का प्रवेश द्वार, तीर्थ स्थलों का द्वार, ठीक। खांडव वन भी सही कहा जाता है। और भैया इसे ही गेरुए मृद भांडों का नगर कहा जाता है। गेरुए मृद भांडों का नगर, गेरुए मृद भांडों का नगर हरिद्वार। स्वर्ग का द्वार, ये ऐसे नॉर्मल से पर्सन तो आप परीक्षा वाणी में मिल जाएंगे आपको। स्वर्ग द्वार इसे ही कहा जाता है, ठीक। तीर्थ स्थलों का द्वार, चार धाम या जो प्रवेश द्वार है चार धाम का, उसे भी क्या कहा जाता है? हरिद्वार कहा जाता है, ठीक। क्योंकि यहीं से रास्ते जाते हैं चारों धामों के लिए। बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार, ऐसा प्रश्न पूछा था, बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार, बहुत सारे नाम है इसके भैया। बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार, वो जो माया क्षेत्र है, कपिला है, कुपिला है, उसे चलेंगे हम, इतिहास में पढ़ेंगे, ठीक। उत्तर भारत का केरल लिख लेना, उत्तर भारत का केरल भी सही कहा जाता है। उत्तर भारत का केरल, आई बात समझ में? ये सब नाम किसके हैं? हरिद्वार के। संत नगरी ऋषिकेश, ठीक, सही मायने में तो
सही मायने में संत नगरी किसे कहा जाता है? ऋषिकेश को। ठीक, जो ये नाम है वो इतिहास में पढ़ेंगे, मायापुर वगैरह। हम बात करते हैं अब इसमें हाईवे कौन कौन से हैं। ठीक, आई बात समझ में? नेशनल हाईवे कौन कौन से? अब ध्यान से सुनना, जो ये हमारा हरिद्वार है, ठीक, हरिद्वार जो हमारा है इससे आप परिचित हैं। ठीक, जैसे जैसे हमने कुछ क्षेत्र लिखवाए थे दूसरे ज़िलों में, उन्हीं को जोड़ के ऐसे देखना कि हमारा झबरेड़ा हाईवे से दूर है। ठीक, हाईवे पे तो नहीं लिखेंगे उसे, नेशनल हाईवे पे। ठीक, ऐसे ही जो गरुड़ है, या गरुड़ तो है नेशनल हाईवे पे ही, जैसे ये बाजपुर है नेशनल हाईवे पे नहीं है। कुछ ऐसे स्थान जो दूर होते हैं, ठीक, लेकिन उनकी मान्यता होती है, होता है ना सारे स्थान। ठीक, देखो जैसे एक मेन नेशनल हाईवे गया यहाँ से सीधे हरिद्वार, इस नेशनल हाईवे का नाम है 334, NH 334, NH 334। जो ये नेशनल हाईवे है जो सीधा पुरकाजी से इधर यूपी से आया, यूपी से नारसन। सबसे पहले कौन सा पड़ेगा इसमें? गुरुकुल नारसन। ठीक, सबसे पहले इसमें जो स्थान पड़ेगा वो गुरुकुल नारसन पड़ेगा। ठीक, बताओ उस 4 वे पे नारसन के बाद कौन सा पड़ता है? इनसे तो आपको पता ही है। ठीक, जो फेमस स्थान है मंगलोर लिखो। क्या लिखोगे? मंगलोर। आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं दूसरे जिलों में पढ़ी हैं क्या? जो छोटे छोटे गांव पढ़ते थे नेशनल हाईवे पे, पढ़े नहीं ना? इस प्लेन एरिया से पर्सन भी कम बनते हैं। ठीक, लेकिन एक बात है, कुछ अगर पूछ लिया रुड़की किस नेशनल हाईवे पे, तो बताओगे आप NH 334 पे, लेकिन 344 भी पड़ता है, उसकी बात करेंगे। ठीक, ऑप्शन पे बेस होगा। फिर आगे चल के भैया आगे इसमें बादराबाद भी, ठीक, जवालापुर भी आएगा, जवालापुर। ठीक, और फिर लास्ट में क्या आता है? जवालापुर थोड़ा सा ऊपर लिख दिया हमने, क्योंकि ऊपर जगह और भी रखनी है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं जवालापुर। ठीक भाई, जो ये हरिद्वार है इसी पे फिर आगे चल के पड़ती है हर की पौड़ी, नहीं होता हर की पेड़ी होता है वो। ठीक, पेड़ी का मतलब सीढ़ियाँ कहते हैं, हर की पेड़ी। ठीक भाई, हर की पेड़ी होती है, न कि हर की पौड़ी। अब एक नेशनल हाईवे इधर है। कौन सा नेशनल हाईवे? नाम बताओ, आकाश बताएगा। ठीक, कौन सा स्थान है? भगवानपुर। फिर इसी पे आगे चल के, भगवानपुर से आगे जब यूपी की तरफ चलते हैं, छुटमलपुर। छुटमलपुर इधर पड़ता है बहुत आगे जाके यूपी में जाके, न कि उत्तराखंड में छुटमलपुर। आई बात समझ में? ये जाता है फिर सहारनपुर, मतलब 344 वाला जो नेशनल हाईवे है वो कहाँ जाता है? सहारनपुर। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए सहारनपुर से रुड़की किस नेशनल हाईवे से आएंगे? जनरल नॉलेज है, अपने ज़िले की पता तो होना चाहिए। 344 से। ठीक, आपका गृह जनपद है ये नेशनल हाईवे, तो अपने गृह जनपद के तो पता ही होना चाहिए कम से कम। ठीक भाई, अगर आपसे कोई ये पूछे ना आपके यहाँ का रास्ता क्या है, हरिद्वार कैसे जाएंगे सहारनपुर से, ठीक, आप ये ना कहियो कि भैया
आप छुटमलपुर आओ, छुटमलपुर से फिर पूर्व की तरफ हो जाइयो, आप सीधा गो सहारनपुर से 344 नेशनल हाईवे आएगा, रुड़की आएगा और रुड़की से फिर हरिद्वार जाएंगे। ठीक, तभी तो लगेगा पढ़े लिखे हो आप, नहीं ये नहीं कि वहाँ मंडावली आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा, ये ना बताना है। ठीक, इसके बाद अगर मैं तुम्हें बताऊं एक नेशनल हाईवे और है हरिद्वार में ही, जो सीधा बिजनौर से आता है। कहाँ से आता है? नजीबाबाद, बिजनौर। ठीक, और वो नेशनल हाईवे जो है ना बिल्कुल सीधा गया हुआ, बिजनौर लिख दिया मैंने, ज़्यादा दूर की बात ना करते हुए बिजनौर से। मेरठ से आता है सही मायने में, तो ये मेरठ से। इसका नाम है NH34, NH34, जो सीधे कौन से चार धाम पर जाता है? NH34 किस चार धाम पर जाता है? गंगोत्री पे। ठीक, कुछ इन्हीं कारणों की वजह से तो कहेंगे ना हरिद्वार को चार धामों का प्रवेश द्वार। ठीक, जो सीधे कहाँ जाएगा? बस ये मान लो कि यहाँ के बाद ये 34 कहलाएगा, जो नेशनल हाईवे। ठीक, इधर से आया, ये जो है नेशनल हाईवे गया, ये कौन सा कहलाएगा? NH34, हरिद्वार से ऊपर, और फिर टिहरी के आसपास से ही फट जाता है उत्तरकाशी की तरफ। ठीक, एक हो जाता है NH7, जो इधर बद्रीनाथ जाएगा, केदारनाथ 107 जाता है। ठीक, इसी NH34 पे मिलेगा वो NH7। ठीक, कोई दिक्कत है? अब पता लगा भाई, NH34 पे लिख लेना, गंगोत्री धाम इसी पे NH34 पर स्थित है। और 134 पे यमुनोत्री, 134 पे यमुनोत्री है और गंगोत्री NH34 पे। ठीक, तो ये नेशनल हाईवे आपको पता लगे। मंगलोर किस नेशनल हाईवे पे? 334 पे। ये पता कैसे फट के आया? ऐसे, हरिद्वार के इस 34 से, हरिद्वार के इस 34 से ये ऐसे फट के आया है। ठीक, फिर इस 34 से ऊपर 134 फटेगा, जो यमुनोत्री जाएगा, जो यमुनोत्री के लिए जाएगा। आई बात समझ में? ये 344 हो गया। अब बात करते हैं हम गंगा की। गंगा कहाँ कहाँ से होकर बहती है इनमें? ठीक, हर की पेड़ी पे गंगा है या नहीं है? हर की पेड़ी पे गंगा है। ठीक, क्या NH34 के साथ साथ चल रही गंगा? नहीं चल रही। ठीक, इधर से ही हर की पेड़ी से ये इधर हो गई, और भैया लक्सर खानपुर के साइड इधर रायसी। ठीक, रायसी के आसपास से फिर अलग हो जाती है। आई बस, रायसी का जो पुल है ना, उससे उधर यूपी और उससे इधर ये उत्तराखंड है। ठीक, देखो रुड़की से इधर है ये लक्सर, यहाँ पे कौन सा स्थान है? लक्सर। ठीक, और लक्सर से आगे खानपुर। ठीक, लक्सर, खानपुर, ये सब क्या है? तहसील है। कितनी तहसील है यहाँ पे? कितनी तहसील है हरिद्वार में? खानपुर भी तहसील है ना, या ब्लॉक है? भगवानपुर, रुड़की, लक्सर और खानपुर। ठीक, 5 नहीं है, अब होंगी ज़्यादा, लेकिन नारसन तो तहसील बनी नहीं है अब तक। खानपुर हो गई होगी। ठीक, इधर भादराबाद है, जवालापुर, हरिद्वार है, ब्लॉक तो है भादराबाद। ये भादराबाद जो है ना, ये ब्लॉक तो है। ठीक, कौन कौन सी हैं? भगवानपुर, रुड़की, लक्सर है,
और खानपुर है, ये 4 है अभी। मंगलोर तहसील कहाँ हो गई? इधर है, यहाँ से इधर है, एक इधर है तहसील, एक इधर है तहसील, देखना कौन सी है। 4 ही दे रखी, मैं भी यही कह रहा, आप 5 बता रहे। 4 ही तहसील है, ठीक। आई बात समझ में? यहाँ पर ब्लॉक है बेटा, ऊपर ब्लॉक है, नारसन भी ब्लॉक है, ठीक। बात करते हैं हम गंगा नदी की। अब देखो गंगा नदी लगभग किस स्थान से राज्य से बाहर होगी, यहाँ पे सीमा बनाएगी, ठीक। वैसे तो हरिद्वार जिले से ये राज्य से बाहर हो जाती है, हरिद्वार जिले के बाद ये राज्य से बाहर हो जाती है, ठीक। 1% तो ये परीक्षा वाणी में ही दे रखा है इसे, ठीक। लेकिन खानपुर के जस्ट इधर ये जो स्थान है, यहाँ से अलग होगी ये, पूरे हरिद्वार से नहीं, हरिद्वार तो यहाँ हो गया, हरिद्वार से आगे खादर का जो एरिया है वहाँ से होती है अलग, ठीक। अब देखते हैं, एक नदी यहाँ पर गंगा की सहायक नदी बहती है, सोनाली, सोलानी नदी है, एक सोलानी नदी है, सोलानी, यही है ना, सोलानी नदी जो है ना, इधर से इस नेशनल हाईवे के साथ साथ बहती है, थोड़ा सा दूर, ठीक। फिर रुड़की जाती है और रुड़की से नीचे ये यूपी में जाकर मिलती है गंगा से, यूपी में जाकर मिलती है गंगा से, ठीक है। रतमऊ का एग्जैक्ट जगह नहीं है ना, लिव ये भाई, ये लिखो जरा, ये सोलानी नदी, सोलानी नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की, ठीक। यूपी में जाके मिलेगी, ये नहीं कि पहले मिल जाएगी। आई बात समझ में? एक ऊपरी गंग नहर है, सुना ना, ऊपरी गंग नहर कहाँ से निकलती है? भीमगोड़ा से, भीमगोड़ा से एक नहर निकलती है जिसे कहते हैं ऊपरी गंग नहर, ठीक भैया। यहाँ से मान लिया, यहाँ से ये नहर है कृत्रिम रूप से बनाई, इसलिए मैं नीले रंग से बना रहा हूँ इसको, ब्लू कलर से बना रहा, ठीक। ये लिख लेना, ये कृत्रिम रूप से बनाई गई ऊपरी गंग नहर है। और बताओ बेटा कहाँ जाएगी है जी? ये है ऊपरी गंग नहर। ऊपरी गंग नहर को सीधा गंग नहर भी कहा गया। एक निचली गंग नहर बुलंदशहर की यूपी में, एक ऊपरी गंग नहर है जो भीमगोड़ा से निकली, और भैया एक इसके पास से नहर की, जिसे बोलते हैं ना नहर के पास चलते हैं, नहर क्या बोलते हैं उसको? कैनाल रोड, कैनाल रोड, कैनाल रोड, ठीक, कैनाल रोड। अब ये जो कैनाल है मंगलोर के पास से निकल के, तुम्हें पता ही है, मंगलोर के पास से निकल के, ठीक, ये जाती है मंगलोर के पास से निकल के पुरकाजी से, फिर मेरठ, मुजफ्फरनगर, सॉरी मेरठ नहीं, मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर से फिर सीधे जाती है ये कानपुर, ऊपरी गंग नहर, ठीक। ऊपरी गंग नहर कहाँ जाती है? कानपुर, सीधे कानपुर गंगा में ही फिर से मिल जाएगी। तब तो उस समय पानी बहुत कम रह जाता है उसके पास। गंग नहर भीमगोड़ा से निकलती है, ये लिख लेना जरा। गंग नहर, जिसे ऊपरी गंग नहर भी कहा जाता है, यह उत्तराखंड के या हरिद्वार के भीमगोड़ा से, हरिद्वार के भीमगोड़ा से निकलती है। इतिहास में भीमगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? गोरखा काल में यहाँ पर दास की क्रय विक्रय होता था, दासों का क्रय विक्रय होता था, ठीक। भीमगोड़ा में हरिद्वार
गोरखाओं के समय में हरिद्वार इसीलिए फेमस रहा दासों के क्रय विक्रय की वजह से। और स्पेशल स्थान कौन सा था? भीमगोटा। ठीक, आई बात समझ में? आगे बढ़े। हरिद्वार, जवालापुर। ठीक भाई, ये कुछ नदियां हैं, इन्हें देख लेना यहीं पे। अच्छा, झबरेड़ा कहाँ होगा बेटा? यहाँ होगा ना? ठीक, यहाँ है झबरेड़ा। ठीक, और फिर इससे ऊपर यहाँ पर है इकबालपुर, और यहाँ है हमारा कोचिंग सेंटर इकबालपुर। आई बात समझ में भैया? अब हम इंटरनेट पे बेड़े की वाले कन्हैया जी के मेले को भी फेमस करेंगे। ठीक, हरिद्वार में लिखवाएंगे उसको, बेड़े की कन्हैया जी का मेला। ठीक, कुछ इसी प्रकार आता है, ऐसा नहीं आता कोई। लगा दिया? सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है या नहीं? ठीक, ट्रस्ट अगर बन गया होगा फिर आएगा। हाँ, राजा शहीद विजय सिंह का मेला कहाँ लगता है? कुंजापुर में। कुंजापुर में। ठीक, वो तो आई बात समझ में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो YouTube पे पढ़ाते होंगे वे बेड़े की वाले मेले को नहीं बताते होंगे, कुंजे वाले को नहीं बताते होंगे। लेकिन अगर पेपर में आ गया ना, पेपर में एक बार आ गया फिर बन जाएगा। ठीक, यहाँ के मैदानी इलाकों के इतने प्रसिद्ध मेले नहीं, मतलब प्रसिद्ध तो हैं लेकिन पेपर में नहीं देते। हाँ ठीक, अगर एक बार पर्सन बन गया आयोग के द्वारा फिर होगा कुछ। ठीक ठीक, बात करेंगे। इकबालपुर यहाँ पर है भैया, लाइफ लेसन कोचिंग सेंटर। ठीक, यहाँ से नारसन से जो हाईवे आएगा, नेशनल हाईवे नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टेट हाईवे जरूर है। हाँ जी, इसके बाद हम बात करते हैं हरिद्वार का ऐतिहासिक परिदृश्य। लिखना जरा, हरिद्वार का ऐतिहासिक परिदृश्य। हरिद्वार का ऐतिहासिक परिदृश्य। ठीक बेटा, जितने मैप बनवाए हैं हरिद्वार के मैप से ध्यान रखियो कि इसी प्रकार पढ़ने में भी ऐसे ही स्थान वहाँ भी। ठीक, चलो भाई बात करते हैं हम हरिद्वार का ऐतिहासिक परिदृश्य। कहते हैं कि यहाँ पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी। कपिल मुनि ने यहाँ पर तपस्या की, इसी वजह से इसका क्या नाम हो गया था? कपिला। ठीक, कपिल मुनि की तपस्या के कारण यहाँ पर इसका नाम हुआ था कपिला। ठीक, स्कंद पुराण में क्या कहा गया इसको? स्कंद पुराण में इसे मायापुरी कहा गया है। स्कंद पुराण के कौन से खंड में कहा गया होगा? केदार खंड में, गढ़वाल में ही केदार खंड। ठीक, स्कंद पुराण के किस खंड में कहा? केदार खंड में। और क्या कहा गया? मायापुरी। हरिद्वार को मायापुरी कहा गया है। मायापुर क्षेत्र या मायापुरी ऐसे लिख लेना। ठीक, हरिद्वार किन पर्वतों के बीच में स्थित है? बेटा ध्यान से सुनना, बिल्व पर्वत, ठीक, और एक है नील पर्वत। नीलेश्वर नहीं, नील पर्वत। कहीं कहीं पे नीलेश्वर दे रखा है, नीलेश्वर, बिलेश्वर, बागेश्वर स्थित है उनमें। ठीक, बिल्व पर्वत और नील पर्वत के बीच में है कौन सा? हरिद्वार। आई बात समझ में? अब ये देख लेना कौन सा पूर्व में, कौन सा? देखो, नील पर्वत है पूर्व में और बिल्व पर्वत है पश्चिम में। इसमें से इस बिल्व पर्वत पर मनसा देवी का मंदिर है। बिल्व पर्वत पे मनसा देवी का मंदिर है।
और नील पर्वत पे चंडी देवी का मंदिर है। ठीक, बिलव पर्वत पे चंडी देवी का मंदिर वैसे पौड़ी जिले में पड़ता है। ठीक, ये थोड़ा सा हमने यहीं से काटना था ऐसे। ठीक, जो बिलव पर्वत है, सॉरी नील पर्वत है, ये पूरा का पूरा पौड़ी में पड़ता है। ये ऐसे बनाना था हमें। इधर पौड़ी है ना, और इधर क्या है, नीचे क्या है, हरिद्वार से नारसन से इधर क्या बताया था, यूपी। भैया ये हाईवे यूपी से आ रहा, ये हम बता रहे बार बार कि इधर क्या है, यूपी है। ठीक, ये इधर क्या है, छुटमलपुर। छुटमलपुर किस में, यूपी में। मतलब इधर जो हमने स्पर्श करने वाले स्थान नहीं बताए वो याद रखना। यहाँ पर पूरे में यूपी है। ठीक, यहाँ पे क्या है, देहरादून बेटे, यहाँ है। ठीक, यहाँ देहरादून, यहाँ पूरे में यूपी है। ठीक, ये पूरे में यूपी है। और भैया यहाँ देहरादून और यहाँ पे पौड़ी, फिर यहाँ से यूपी है। यूपी के कौन कौन से ज़िले लगते हैं वो भी बात करेंगे। पहले ये लिख लेना, बिलव पर्वत और नील पर्वत। जो ये नील पर्वत है ये पौड़ी ज़िले में स्थित है। इस नील पर्वत पे एक चंडी देवी का मंदिर है, ये जरूर लिख लेना। चंडी देवी का मंदिर किस ज़िले में है, पौड़ी में। और बिलव पर्वत हरिद्वार में ही है, इसमें मनसा देवी का मंदिर है। ठीक, मनसा देवी का मंदिर। मनसा देवी का मंदिर और कहाँ है, चंडी देवी का पौड़ी में है। ठीक, नील पर्वत का जो जिस हिस्से में मंदिर बसा है वो है, वो किस में है, पौड़ी में। आई बात समझ में। जो ये स्थान है ना, ये पूरा ये पौड़ी में है। यहाँ से ऐसे गोल सा बना हुआ, ठीक, ऐसे नक्शा ऐसे बना हुआ। ये किस, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये पौड़ी से लगता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हरिद्वार जिला थोड़ा सा ऊपर से पौड़ी से लगता है। और ऊपर इधर क्या है, देहरादून। कितने जिलों से लगता है भैया, हरिद्वार उत्तराखंड के कितने जिलों से लगता है, केवल 2 से। क्या ऋषिकेश से लगता है हरिद्वार, हरिद्वार जिला। पर्सन में पूछ रहा हूँ, बहुत बढ़िया पर्सन हो सकता है। ऋषिकेश कितने जिलों से लगता है, कौन कौन से, हरिद्वार, देहरादून, इन तीनों की सीमा पर। फिर तो 4 हो जाएंगे। बताओ पर्सन, ऋषिकेश किन जिलों से लगता है। हाँ बेटे, देखा मैं, हाँ जी, ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनना। ऋषिकेश हरिद्वार से स्पर्श नहीं करता, बीच में पूरा देहरादून का क्षेत्र है। आई बात समझ में या नहीं आई। ठीक, अगर ऋषिकेश पूछा जाए, है तो 3 ही जिले। ऋषिकेश कितने जिलों से स्पर्श करता है, 3 जिलों से, पौड़ी, टिहरी और देहरादून। ठीक, देहरादून के अंदर तो है ही है वो। लेकिन जो ये एरिया है ना, अगर ऋषिकेश शहर पूछ ले, ऋषिकेश शहर कितने जिलों से स्पर्श करता है, तो बताना 3 से। ठीक, ऋषिकेश शहर 3। भैया देखो, जो ये एरिया है यहाँ से यो गैप बन गया, ये गैप इस हरिद्वार से नहीं लगने देता ऋषिकेश को। ठीक, बहुत बहुत दूर है ना, आए बात समझ। ठीक, ऋषिकेश हरिद्वार से नहीं लगता, ऋषिकेश नगर निगम नहीं लगता। ठीक, यही मान लो, चाहे ऋषिकेश नगर निगम हरिद्वार से स्पर्श नहीं करता। ठीक भाई, भले ही आपको लगता है कि भैया हरिद्वार से निकले सीधे ऋषिकेश पहुंच गए, ठीक, लेकिन ये हरिद्वार का एरिया है, सॉरी देहरादून का एरिया है ये वाला। अगर ये होता कि भैया यहाँ तक हरिद्वार है, फिर ऋषिकेश से स्पर्श कर देता, जैसे टिहरी से और पौड़ी से स्पर्श करता है। ठीक, इधर ऋषिकेश से निकले सीधे ऊपर तो हो गया टिहरी, और इधर हो गया ये पूरा का पूरा, मैंने बता रखा, ये पूरा क्या है, पौड़ी है। नीलकंठ मंदिर ऋषिकेश के पास है, लेकिन जिला कौन सा, पौड़ी है।
नीलकंठ मंदिर पौड़ी जिले में पड़ता है ऋषिकेश के पास। ठीक। मुनि की रेती टिहरी में, मुनि की रेती टिहरी में है लेकिन है ऋषिकेश के पास। स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश के अंदर ही हो। किसने स्थापित करा था स्वर्ग आश्रम? किसने स्थापित किया था स्वर्ग आश्रम? किसने स्थापित किया था? काली कमली वाला संत विशुद्धानंद, विशुद्धानंद ने स्वर्ग आश्रम की स्थापना की थी। ठीक बेटे। हरिद्वार से कितने जिले स्पर्श करते हैं? 2 जिलों को स्पर्श करने वाले कितने जिले हैं? 2 जिलों को स्पर्श करने वाले 2 ही जिले हैं। उत्तराखंड के 2 जिलों को स्पर्श करने वाले केवल 2 जिले हैं। कौन कौन से? एक हरिद्वार और एक उधम सिंह नगर। ठीक। और 3 जिलों को एक स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? बागेश्वर। एक ही है। 3 जिलों को स्पर्श करने वाला कौन सा जिला है? बागेश्वर। ठीक। 4 जिलों को स्पर्श करने वाले कितने जिले हैं? 4 जिलों को स्पर्श करने वाले कितने जिले हैं? पता नहीं पढ़ने का फ़ायदा क्या हो रहा क्या नहीं। कितनी बार बता दिया ये 4 जिलों को स्पर्श करने वाले कितने ज़िले हैं? जब से हमने काउंटिंग शुरू करी थी ना जिलों की, एक एक ज़िला बताया कि कौन कौन सा ज़िला 4 जिलों से स्पर्श करता है। ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना है। स्कंद पुराण हो गया, मायापुरी हो गया। ठीक। बात करते हैं हम इसके आगे। जो ये हरिद्वार है, इसमें हर की पेड़ी की स्थापना हुई थी। हर की पेड़ी की स्थापना किसने करी थी? विक्रमादित्य ने। लिख लेना, हर की पेड़ी की स्थापना विक्रमादित्य ने की थी। हर की पेड़ी की स्थापना किसने की थी? विक्रमादित्य ने। हर की पेड़ी की स्थापना विक्रमादित्य ने की थी। ठीक बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? जो ये हर की पेड़ी है विक्रमादित्य ने बनवाई थी भृतहरि की याद में। भृतहरि की याद में। इसका भाई था ये विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कौन था? कहाँ का राजा था विक्रमादित्य? उज्जैन का। ठीक। लिख देना, विक्रमादित्य उज्जैन का राजा था, जिसने विक्रमादित्य भरतहरि की याद में, अपने भाई की याद में हर की पेड़ी की स्थापना की थी। हर की पेड़ी, पेड़ी मतलब सीढ़ियों से संबंधित है। हर की पेड़ी, पेड़ी का मतलब सीढ़ियाँ। ठीक। अब बताओ, जो ये भरतहरि हैं, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? नीति शतक, नीति शतक और एक है वैराग्य शतक। वैराग्य शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक भरतहरि की पुस्तकें। ठीक। विक्रमादित्य ने अपने भाई भरतहरि की याद में हर की पेड़ी की स्थापना कर दी। और भरतहरि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? नीति शतक और वैराग्य शतक। ये 2 पुस्तकें किसकी हैं? भरतहरि की। ठीक भाई। अब लिखो जरा, जो ये भरतहरि है ना, इसी की वजह से इन्हें हर की पेड़ी या हरि की पेड़ी, हरि की पेड़ी कहते थे सही मायने में। अब इसे शिव की वजह से हर की पेड़ी कहने लगे। पहले ये हरि की पेड़ी थी। ठीक है भाई। जो ये हर की पेड़ी है, इनकी मरम्मत किसने करवाई थी? इसने मान सिंह ने इनकी मरम्मत करवाई हर की पेड़ी की। ठीक। जो ये मान सिंह है, कौन है ये? अकबर का सेनापति। लिख देना, मान सिंह अकबर के सेनापति थे। हर की पेड़ी की मरम्मत करवाई थी मान सिंह ने, और ये सेनापति थे अकबर के। और भैया मान सिंह ने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया। ठीक। मान सिंह ने यहाँ पर मान सिंह छत्री का निर्माण कराया था। लिख लेना जरा।
मान सिंह की छतरी का निर्माण खुद मान सिंह ने ही करवाया था। मान सिंह की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने ही किया था। मान सिंह छतरी का निर्माण, जीर्णोद्धार बोलते हैं इसको, मरम्मत को। हर की पेड़ी का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? मान सिंह ने। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे, एक यात्री आया था, उसके बारे में बात कर लें। कौन आया था यहाँ? हवेन सांग। ठीक, चीनी यात्री हवेन सांग। जब हर्षवर्धन का राज्य चल रहा था, प्राचीन भारत में जब हर्षवर्धन का राज्य चल रहा था, तो ये हवेन सांग भारत आया। ठीक, लगभग 630 के आसपास है, 630 ईस्वी। लेकिन हरिद्वार पहुंचा था ये 634 ईस्वी में। हरिद्वार पहुंचा था ये 634 ईस्वी में। भारत कब पहुंचा? 630 में। ठीक, और हरिद्वार कब पहुंचा? 634 ईस्वी में। ठीक, हवेन सांग कहाँ का था? चीन का। बहुत कुछ बता रखा हवेन सांग के बारे में। ठीक, इनकी जीवनी वगैरह हुईली वगैरह ने लिखी थी। ठीक, इनकी एक पुस्तक है जो उत्तराखंड भारत में लिखी थी इन्होंने, पुस्तक इनकी हवेन सांग की, क्या बोलते हैं? सीयू की। हवेन सांग की पुस्तक का नाम सीयू की था। और भैया इस हवेन सांग ने जब ये हरिद्वार पहुंचा, हरिद्वार को क्या कहा था? मोयूलो। हवेन सांग ने हरिद्वार को क्या कहा? मोयूलो। ठीक, मोयूलो का अर्थ क्या है? किसने बताया था? किसने बताया था कि अर्थ इसका मयूरपुर है? किस व्यक्ति ने मयूरपुर बताया था? ठीक, लिखो जरा, मयूरपुर। मोयूलो का अर्थ क्या है? मयूरपुर। और ये कहा था कनिंघम ने। उत्तराखंड पुरातत्व विभाग के जनक, या उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम को। ठीक, मयूरपुर पर्सन किसने पहचान की? मोयूलो के नाम से किसने पहचान करी इसकी? मयूरपुर के नाम से कनिंघम ने। ठीक, कनिंघम ने बताया मोयूलो का अर्थ क्या है? मयूरपुर है। ठीक भाई, तो भैया मयूरपुर किसने व्यक्ति ने नाम दे दिया इसका? हवेन सांग ने दिया। मयूरपुर किसने नाम दिया इसका ना? हवेन सांग ने। ठीक, इसने तो अर्थ बताया केवल। और हरिद्वार का कितना क्षेत्र बताया था इसने? 20 ली। ठीक, हरिद्वार का क्षेत्रफल बताया गया था 20 ली। ये चाइनीज भाषा में ही है। और क्षेत्रफल मापने की यूनिट है, जैसे किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, क्षेत्रफल नापने की यूनिट है ये 20 ली, जैसे किलोमीटर स्क्वायर होता है ना, वहाँ पर चाइनीज में क्या बोलते हैं? ली बोल देते हैं, ली। 20 ली क्षेत्रफल था किसका? हरिद्वार का। हवेन सांग के बाद एक और यात्री आए। पहले तो हम लिखेंगे तैमूर लंग के बारे में। यात्री नहीं कहते थे, बोलते हैं आक्रमणकारी। तैमूर लंग ने आक्रमण कब किया था यहाँ? 1398 में। ठीक, लिखो जरा, 1398 99 में है, ऐसे याद रखियो। कौन है? तैमूर लंग। तैमूर लंग एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए इसे लंग कहते थे। तैमूर लंग एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए इसको लंग कहते हैं। और फिर भी इसने इतने युद्ध जीते और इतना आक्रमण किया भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। और
हरिद्वार पे अगर माना जाए 1398 भी ऑप्शन में है, 1399 भी ऑप्शन है, तो हरिद्वार पे 1399 में लगाना। ठीक, 1399 में हरिद्वार में इसने आक्रमण किया था। ठीक, तैमूर किसका वंशज है, मतलब तैमूर के वंशज आगे चल के कौन हुए? मुगल थे ना, जो चंगेज खां और तैमूर के वंशज थे। चंगेज खां माता थी उनकी, बाबर की जो माता थी, चंगेज खां परिवार से आती थी और तैमूर परिवार से आते थे बाबर के पिताजी। ठीक, तैमूर और भी पैदा हो गया ना भारत में, सैफ अली खान का पुत्र, सैफ अली खान का पुत्र सैफ अली खान का पुत्र है। ठीक, अगर करीना का पुत्र होता, इसका नाम कहीं युग होता, कहीं स्पर्श होता, कुछ ऐसे बढ़िया बढ़िया नाम होते हैं। चलो वो अलग बात है। ठीक, हमें इससे मतलब है अपने क्वेश्चन से। तैमूर लंका एक इतिहासकार था। आकाश, तैमूर लंका इतिहासकार का नाम बताओ। कोई नहीं बोलेगा। और तैमूर लंका एक इतिहासकार था जिसने हरिद्वार को क्या नाम दिया था? एक नाम भी दिया था इतिहासकार ने। ठीक, सरुद्दीन, लिख लो जरा, सरुद्दीन। क्या नाम दिया था इसने? कुपिला। लिख देना, तैमूर लंका के इतिहासकार ने इसे कुपिला कहा था। कायोपिल भी कहते हैं इसको, कायोपिल। हरिद्वार को कुपिला या कायोपिल के नाम से किसने संबोधित किया? बेटा कपिला, जो ये कपिला बताया था पहले, कपिल मुनि आश्रम की वजह से। कुपिला किसने नाम दिया? सरुद्दीन ने। ठीक, अलग अलग पर्सन है। इसके बाद यहाँ पर टॉम कारियट भी आए थे। टॉम कारियट कब आए थे? टॉम कारियट कब आए? टॉम कारियट जब जहांगीर का शासनकाल चल रहा था, उन 1608 के आसपास। ठीक, लिख देना, टॉम कारियट आए थे यहाँ भैया। और टॉम कारियट जो है कब आए थे? 1608 ईस्वी में। हरिद्वार की बात कर रहे हैं हम, हरिद्वार का इतिहास पढ़ रहे। ठीक, टॉम कारियट कब आए थे हरिद्वार में? इसने हरिद्वार को कहा था माया, शिव की राजधानी। ये से लिखना जरा। ठीक, टॉम कारियट ने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। ये बढ़िया पर्सन है। किसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा? किसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा? लिख देना, टॉम कारियट ने। ठीक, जहांगीर कब आया था यहाँ? क्या कह रहे? तैमूर के जहांगीर। बेटा जहांगीर 62 में कब जिंदा होगा? कब, कौन से 62 में, ये भी बता दो। लिख दो ना, लिख दो बेटा। 1620 में जहांगीर की हरिद्वार यात्रा हुई थी, 1620 ईस्वी में। ये भी पर्सन बढ़िया हो सकता है। जहांगीर की हरिद्वार यात्रा हुई थी 1620 ईस्वी में। वो 62 याद आ रहा तेरे बीच का हो, एक छोड़ दिया, 0 छोड़ दी है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, इस हरिद्वार का उल्लेख मुगल काल की किस पुस्तक में मिलता है? बहुत बढ़िया पर्सन है, आईने अकबरी पर्सन आएगा। हरिद्वार का उल्लेख मुगल वंश की किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में मिलेगा? आईने अकबरी में। और ये लिखी थी किसने? अबुल फजल ने। ठीक, अबुल फजल ने। और इस अबुल फजल ने बताया कि हम
जो गंगा जल लेकर आते थे वो माया क्षेत्र से लेकर आते थे। माया, माया लिख देना। हरिद्वार को क्या कहा इस आईने अकबरी में? माया। आईने अकबरी में हरिद्वार को कहा गया है माया। ठीक, लिख देना। एक और पॉइंट लिखना इसमें कि भैया आईने अकबरी में लिखा है कि अकबर की रसोई में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। कौन सी पुस्तक में लिखा है तो बताओगे? आईने अकबरी में। लिखो जरा। दास होते थे भैया उनके, मटके लेकर आगे पैदल पैदल जा रहे, किसी किसी का काम वही है बस पानी लेकर आना बस। ठीक, लिखो जरा। अकबर की रसोई में जो पानी का प्रयोग किया जाता था वो गंगा का किया जाता था, गंगा जल का प्रयोग किया जाता था। किस पुस्तक में लिखा? आईने। ठीक भाई, अब बताओ महात्मा गांधी की यात्रा कब कब हुई यहाँ? लिखो जरा। महात्मा गांधी की पहली हरिद्वार यात्रा, महात्मा गांधी की पहली उत्तराखंड यात्रा 1915। महात्मा गांधी की पहली हरिद्वार यात्रा 1915 में ही थी। ठीक, महात्मा गांधी की पहली यात्रा हरिद्वार में कहाँ की गई थी? इसने कहाँ की थी? जिसमें गुरुकुल कांगड़ी वगैरह में आया था। ठीक, फिर 16 और 17 में, 16 में गया था देहरादून, फिर दोबारा 1627 में। पहली यात्रा कब हुई हरिद्वार की? 1915 में। फिर दोबारा यात्रा हुई 1927 में। 16 में बेटा देहरादून गया था महात्मा गांधी जी। ठीक, कब आए थे? 1915 में। और फिर दोबारा कब आए हरिद्वार में? 1927 में। ठीक।